एंड वेलकम टू अकेड ग्रो। आज जो लेक्चर है वैद्युत विभव चैप्टर का, वो लेक्चर 3 है। इसमें लेक्चर 2 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है विभव प्रवणता, मतलब विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अपने लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 2 में और वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में। तो इनके बीच जो संबंध है उसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध निकालने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। मानेंगे कि एक प्लस क्यू आवेश है, वो कि एक पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। प्लस क्यू के कारण इस डायग्राम में मानेंगे एक आवेश क्यू नॉट जो कि बिंदु बी पर है, जिसको बी से ए पर लाना है। तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दूर की तरफ इस तरीके से होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश ये है और प्लस क्यू नॉट आवेश ये है। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण क्यू नॉट वाला आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण दूर की तरफ जाएगा, जिस पर बल लगेगा एफ। लेकिन आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए पर ले जाना है, जिसके लिए एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जो कि इसके बीच जो प्रतिस्थापन होगा वो होगा डेल्टा आर। इसे इस दूरी को आर माना है तो इसको मान लेंगे डेल्टा आर, जिससे बी से ए पर क्यू नॉट आवेश को ले जाना है। तो इसके कारण बल निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पे कितना बल लग रहा है, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल, प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है वो है एफ इक्वल टू क्यू नॉट, और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो वेक्टर ई, मतलब कि एफ इक्वल टू, सिर्फ हमें परिणाम लिखना है तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, जो कि बी वाले आवेश को दूर की तरफ लगा रहा है। लेकिन क्यू नॉट आवेश को ए पर लाना है, जिसके कारण क्यू नॉट के विरुद्ध एक बल लगाना पड़ेगा। तो अतः क्यू नॉट के विरुद्ध जो बल लगाएंगे तो उसके कारण कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो होगा डब्लू इक्वल टू, जो बल लगाना पड़ेगा एफ के विरुद्ध वो उतना ही बल लगाना पड़ेगा, तो इसे लिखेंगे एफ, और विस्थापन करना है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर और इनके बीच जो एंगल है, कोण, वो कितना है कॉस 180। विस्थापन और बल के बीच जो कोण है वो है 180, क्योंकि कार्य बराबर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, या फिर वेक्टर डेल्टा आर लिख लो, जो कि दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो आ जाएगा कॉस थीटा, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि डेल्टा आर और बल के बीच जो कोण बन रहा है वो 180 का बन रहा है, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे जो कार्य हो जाएगा, इसको डालो समीकरण 1। समीकरण 1 से मान रखने पर डेल्टा डब्लू बराबर क्यू नॉट ई डेल्टा आर और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो डेल्टा डब्लू बराबर क्यू नॉट को इधर ले आए, इधर बचेगा माइनस डेल्टा आर। डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू अपने लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या होता है वैद्युत विभव। डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू नॉट, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल्टा बी बराबर माइनस ई डेल्टा आर, जिसके लिए लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो ये रिजल्ट आ गया, या फिर E इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर।
जहां पर डेल्टा बी, जहां डेल्टा बी बिंदु ए और बी के बीच का वैद्युत विभव है, जहां डेल्टा बी बिंदुओं ए तथा बी के बीच का विभव है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो, जो भी पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। E इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर के लिए नोट मतलब केस बना के देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और विस्थापन डेल्टा आर को विस्थापन से अपने लोगों ने प्रदर्शित किया था और वैद्युत क्षेत्र को ई से। तो अगर वैद्युत क्षेत्र और डेल्टा आर अगर कोई एंगल बनाए, कोण बनाए थीटा, तो उसके लिए केस क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा विस्थापन की दिशा में इसका एक घटक लेंगे जो कि आएगा ई। थीटा के पास वाला हमेशा घटक होता है कॉस में, और थीटा से दूर वाला जो होता है वो होता है साइन में। तो इसके लिए जो कंपोनेंट आ जाएगा, घटक आ जाएगा, वो आ जाएगा ई कॉस थीटा। अतः तो इसको ले सकते हैं, इस वाली वैल्यू को, ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल यानी कि विभव अपॉन चेंज इन विस्थापन, जो कि विस्थापन है, ये दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन और ये दो बिंदुओं के बीच का विभव। इसके लिए केस लिख सकते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0, तो यदि थीटा इक्वल टू इनके बीच का कोण 0 यानी कि जिस दिशा में विस्थापन हो उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र हो, तो ई इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। तो ये आपका आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। इसका मतलब है कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे उस दिशा में वैद्युत विभव अधिकतम मान से कम होगा। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उस दिशा में वैद्युत विभव अधिकतम मान से मतलब मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज करेगा, अधिकतम मान से कम होगा। तो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे ये। अतः आपको नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव अधिकतम मान से कम होगा। एक केस ये बनता है और सेकेंड केस बनता है इसका, एक केस और सेकेंड केस बनता है इसका, यदि थीटा इक्वल टू 90 यानी कि 90 का अगर कोण बनाए तो क्या होगा, तो उसके लिए जो डायग्राम आएगा वो इस तरीके से आएगा। वैद्युत क्षेत्र और इसके बीच जो कोण है वो 90 का है। अगर डी अगर पुराना वाला केस देखें इस तरीके से था और यही 90 का कोण बना दिया गया, 90 का कोण बना दिया गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विस्थापन के बीच अगर कोण 90 का हो तो E इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, यानी कि बी डेल्टा बी इक्वल टू कांस्टेंट या फिर नियतांक। कांस्टेंट या फिर नियतांक, इंग्लिश में लिखो तो कांस्टेंट, हिंदी में नियतांक। इसका मतलब क्या है कि जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच कोण 90 का होगा, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो वैद्युत विभव चेंज नहीं होगा, तो वैद्युत विभव चेंज नहीं होगा, यानी कि हर एक बिंदु पर समान होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अतः
वैद्युत क्षेत्र लंबवत होने पर विभव परिवर्तित नहीं होगा, विभव परिवर्तित नहीं होगा। इस तरीके से ये दोनों केस कवर हो गए हैं। इस वाले में वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में ये दो केस बनते हैं। एक बनता है कॉस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90। दोनों केस कवर हो चुके हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव अधिकतम मान से कम होता है, और जिस केस में थीटा इक्वल टू 90 मतलब कि 90 का कोण बनाते हैं उसमें वैद्युत विभव चेंज नहीं होता है, यानी कि नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, हर एक बिंदु पर समान होता है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है समविभव पृष्ठ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बहुत बेस्ड है। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो वो डेफिनेशन आपको मिल जाएगी नोट्स में और यहाँ पे भी, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो अभी बिल्कुल अपने लोगों ने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि वैद्युत विभव तब ही नियतांक होगा, तब ही समान होगा जब इनके बीच का एक दूसरे से लंबवत हो, जब इनके बीच का कोण 90 का हो और ये एक दूसरे से लंबवत हो। तो इसके लिए एक बिंदु आवेश के लिए देख लेते हैं। बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश मान लो इस तरीके से प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो प्लस क्यू आवेश जब रखा हुआ तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। प्लस के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी इस तरीके से। इस तरीके से निकल रही होंगी वैद्युत बल रेखाएं। तो इस वाले पॉइंट पर जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो इस वाले पॉइंट से क्या 90 का कोण बना रही हैं, 90 का कोण बना रही हैं इस वाले पॉइंट से। जब 90 का कोण वैद्युत जिस पृष्ठ से बनाती हैं वैद्युत बल रेखाएं, वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्योंकि अपने लोगों ने भी पढ़ा ई कॉस थीटा इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, डी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो थीटा इक्वल टू जब 90 होगा यानी कि एक दूसरे से लंबवत होंगे, जिस पॉइंट पे विस्थापन कर रहे हैं यानी कि विस्थापन हम इसी सरफेस पृष्ठ पे करेंगे, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू 90 यानी 90 का कोण जब बना रहे हो तो वह पृष्ठ क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि 0, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे वैद्युत विभव जो होगा वो समान होगा सभी के लिए, तो वो पृष्ठ कहलाएगा समविभव पृष्ठ। अगर इसी पॉइंट पे अगर दूसरी अगर सर्कल ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, लेकिन इसके लिए जो वैद्युत ये भी 90 का कोण बना रहा होगा। अगर इस वाले पॉइंट पे ले लें तो ये भी हर एक पॉइंट से 90 का कोण बना रहा होगा, तो इसके लिए अपना वैद्युत विभव होगा इस पूरे पृष्ठ के लिए, इस अपने पूरे पृष्ठ के लिए अलग वैद्युत विभव होगा, लेकिन पृष्ठ पर ही हर एक बिंदु पर, लेकिन इस वाले पृष्ठ पर या ऊपर वाले पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर इसके लिए वैद्युत विभव समान होगा। लेकिन इस वाले पृष्ठ का इस वाले पृष्ठ से अलग वैद्युत विभव होगा, लेकिन उस पृष्ठ पे जो कि ऊपर वाला पृष्ठ ले रहे हैं तो इसके हर एक बिंदु पर इसके लिए वैद्युत विभव समान होगा, क्योंकि B इक्वल टू के क्यू बाई आर, यानी कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/r। जब R की वैल्यू कांस्टेंट होगी यानी कि R की वैल्यू समान होगी तो सबके लिए वैद्युत विभव भी समान होगा। R की वैल्यू इसके लिए क्या, अगर R दे रखी है कोई वैल्यू, तो इस सर्कल के लिए, इस वृत्त के लिए त्रिज्या समान होगी हर एक बिंदु के लिए। अगर त्रिज्या समान है हर एक बिंदु के लिए तो वैद्युत विभव भी समान होगा। इस वाले वृत्त की जो कि डॉट से प्रदर्शित है इसके लिए भी त्रिज्या समान होगी, तो इस वाले पृष्ठ के लिए भी हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। ऐसे ही ये छोटा वाला वृत्त है, इसके लिए भी ऐसा ही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। तो यहाँ पे आपको नोट्स में भी मिल जाएगा जो कि मेंशन कर दिया है यहाँ पे।
अगला पॉइंट देखेंगे। जो अगला पॉइंट है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस वाले केस में क्या, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, यानी कि इस तरीके से ये आपके प्लेन दे रखे हैं, समतल पृष्ठ दे रखे हैं, जो कि आपको चित्र में इस तरीके से दिखेंगे। यानी एक डायग्राम में बना के दिखा दे रहा हूँ, वो डॉट से ही प्रदर्शित रहेंगे, इस तरीके से बने हुए हैं। चलो ये भी बना दे रहे हैं। चलो सभी बनाए दे रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी समतल ही है। इस तरीके समतल पृष्ठ रखे हुए हैं, आपको इस तरीके से दिखेंगे, लेकिन इस साइड से देखोगे तो एक ही इसका पृष्ठ दिखेगा आपको। इस साइड से देखो तो एक ही पृष्ठ, लेकिन इस डायग्राम में आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। तो इसके लिए अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक समान हो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान हो, जो कि वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इस डायग्राम में ई से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो ये आपका प्लेन एक है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा प्लेन, 4 प्लेन दे रखे हैं। तो इस प्लेन के लिए जो वैद्युत विभव होगा वो मान लिया V1 होगा। तो इस विभव के लिए, मतलब इस प्लेन के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इस प्लेन से समान गुजर रहे हैं, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र इस वाले पॉइंट पे है, इस वाले प्लेन पे, यानी कि इस वाले पृष्ठ पे, जो कि वैद्युत क्षेत्र को वो पूर्णतः समान होगा। इस वाले के लिए भी समान होगा। तो इस पृष्ठ के लिए अगर समान होगा, तो इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो समान होगा, यानी कि V1 मान रखा है तो V1 होगा। इस पृष्ठ के लिए V2 होगा, इसके लिए V3, इसके लिए V4। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पृष्ठ पे जो V1, V2, V3, V4 है, इनमें से सबसे ज्यादा वैद्युत विभव किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, क्योंकि इस पृष्ठ पे V1 है पूरे पृष्ठ पे, लेकिन V2 जो दे रखा है वो अलग है, V3 अलग है, V4 अलग होगा। तो यहाँ पे अपने लोगों ने पढ़ा था DE इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव अधिकतम मान से कम होगा, अधिकतम मान से डिक्रीज हो रहा होगा। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र इंक्रीज हो रहा होगा, उस दिशा में वैद्युत विभव डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में वैद्युत विभव बहुत तेजी से घट रहा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा तो वैद्युत विभव होगा वो होगा V1, फिर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, यानी कि V2 कम हो जाएगा, तो V2, फिर V3, फिर V4। तो इस तरीके से अपने लोग बता सकते हैं कि वैद्युत विभव कौन से पॉइंट पे ज्यादा होगा और कौन से पॉइंट पर कम। गाइस आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तीसरा केस इसी में बनता है गोलीय कोष आवेश। गोलीय कोष आवेश, गोलीय कोष आवेश का मतलब है कि कोई भी आपको पृष्ठ दे रखा है, गोलीय कोष दे रखा है, मान लो इस तरीके से, उसमें प्लस चार्ज वितरित है, इसके चारों तरफ जो सेल बन रही होंगी, जिसके कारण, क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। इस तरह से। तो इस वाले पॉइंट पे, जो कि आपने R त्रिज्या पर अगर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले रखा है कोई भी वृत्त, तो उसके हर एक पॉइंट पर वैद्युत विभव समान होगा। अगर आपने वैसे बिल्कुल ये बिंदु आवेश की तरह केस है, लेकिन ये गोलीय कोष मतलब अगर दे रखा हो, गोला दे रखा हो, तो उस पर अगर आवेश वितरित है, तो उसके कारण भी यही होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि एक वृत्त बना रहा होगा, हर एक पॉइंट उसका समान होगा उस वृत्त से, उस आवेश से। तो उस पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर, हर एक पृष्ठ पर
वैद्युत विभव समान होगा, यानी कि वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। जिस पृष्ठ पर विभव समान होता है वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसमें केस देखेंगे कि समविभव पृष्ठ में जो कार्य किया जाता है वो कितना किया जाता है। तो मानेंगे यहाँ पे क्यू आवेश है जिसको ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना है, तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश को ए से बी तक ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे, अतः आवेश Q को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य तो कार्य को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू डेल्टा बी क्यू। डेल्टा बी क्या है, वैद्युत विभव में परिवर्तन। तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंतिम विभव क्या होगा, BB। मान लो इस पे जो विभव है वो BB है और ए वाले पॉइंट पे क्या है BA, तो क्या होगा BB माइनस BA। क्यू वैद्युत विभव क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। परिवर्तित वैद्युत विभव क्या होगा, फाइनल, यानी कि BB माइनस BA। लेकिन अपने लोगों को पता है समविभव पृष्ठ के लिए जो वैद्युत विभव पृष्ठ पर होता है, ये एक पृष्ठ दे रखा है, इस पृष्ठ से के हर एक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव समान होगा। तो यानी कि BA बराबर होगा BB के। BA का जितना वैद्युत विभव होगा BB का भी उतना ही विभव होगा, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ पर उपस्थित है। तो इसीलिए लिखेंगे W इक्वल टू BB। BA बराबर क्या होगा BB, तो माइनस BB क्यू, यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या, ये 0 हो जाएगा। तो अतः वैद्युत समविभव पृष्ठ में किया एक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने पर, एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। तो गाइस आपको ये नोट्स में भी मिल जाएगा, लेकिन नोट्स आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइस अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।